Hey guys, welcome back to Acadmile Online, and today we are going to have a very interesting session with Ishan. Ishan Kulkarni is our ex-student, and right now he is doing marine engineering. So we are going to understand today what exactly is marine engineering, कहाँ पर होता है, क्या स्कोप है, कितने पैसे खर्च होते हैं ये कोर्स करने के लिए. So we have ईशान. बट क्या तुम लोगों को पता है कि क्या होता है मरीन इंजीनियरिंग? किसी को नहीं पता मरीन इंजीनियरिंग क्या है? कुछ आइडिया लग रहा है नाम सुन के, समथिंग लाइक दैट. बट दिस इज़ ये जो होता है ना, जैसे आप एक नेवी होता है, आप नेवी के बारे में बोल रहे थे. नेवी जो है ये एक हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है पूरे देश का, उसका एक पार्ट है. एंड दिस इज़ वेरी प्राइवेट थिंग. व्हेन यू डू मरीन इंजीनियरिंग, उसमें भी काम आता होगा, नेवी में भी काम आता है. बट जो ये कर रहा है, दिस इज़ कमर्शियल मरीन इंजीनियरिंग. ठीक है, यू गेट अ वेरी गुड पैकेज इन दिस. लाइक जैसे अभी मेरी बात हो रही थी आज, तो ईशान ने मुझे बताया कि 8.5 लाख पर मंथ तक का भी पैकेज होता है. सो लेट अस वेलकम ईशान. लेट अस हैव अ गुड राउंड ऑफ एप्लॉज. वेलकम ईशान. Yes sir, hello sir. So just tell me what exactly is marine engineering and what like attracted you to go into marine engineering? सो मरीन इंजीनियरिंग हिंदी में बात करो इसी में चलिए. बात करो, सो मरीन इंजीनियरिंग बेसिकली जो बड़े बड़े शिप्स देखते हो, कंटेनर शिप्स या ऑयल टैंकर्स, जो बेसिकली दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपोर्ट जो होती है वो वाया पानी के रूट से होती है, क्योंकि सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा सामान एक टाइम पे कैरी कर सकते हो. जैसे एरोप्लेन का क्या, एरोप्लेन में कैरी कर सकते हो, पर एरोप्लेन महंगा है क्योंकि उसको बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगता है. और उससे फिर आपको लिमिटेशन आ जाते हैं कि आप एक टाइम पे कितना लोड कैरी कर सकते हो. ये तो प्लेन नीचे वगैरह वैसे मरीन में नहीं होता. तो बेसिकली एक शिप को चलाने के लिए मेन 2 साइड्स रहते हैं. वन इज़ अ डेक साइड एंड अनदर इज़ इंजन साइड. तो मरीन इंजीनियर्स रहते हैं जो इंजन के पार्ट को संभालते हैं, शिप के इंजन को. सो मेरे को ऐसा अट्रैक्ट, मतलब 10th तक था. 10th का जब बोर्ड्स दिया मैंने, उसके बाद ऐसे ही कुछ क्लियर नहीं था. और होता नहीं है किसी का, सब लोगों को लगता है कि हाँ मेरे को ये करना है, पर ऐसा किसी का नहीं होता है. तो मैं डैड ऐसे रैंडमली गूगल पे रैंडम इंजीनियरिंग, मेरे को पता था मेरी मॉम डॉक्टर है एंड मेरी अभी प्रैक्टिस नहीं करते पर शी इज़ अ डॉक्टर, एंड मेरा डैड IT प्रोफेशनल है. तो मेरे को पता था कि मेरे को IT भी नहीं करना है और मेरे को मेडिकल भी नहीं करना है, कुछ तो और करना था. क्योंकि नहीं तो फिर वो होता है ना कि अरे डैड के वजह से नौकरी मिल गया, मॉम की वजह से नौकरी मिल, वो मेरे को नहीं चाहिए था. तो ये इंजीनियरिंग करना था, इतना पक्का है. इंजीनियरिंग में रैंडम कोर्सेज ढूंढे मैंने, तो जो शॉर्टलिस्ट किए मेरे को 2 पसंद आए थे. एक था माइनिंग इंजीनियरिंग और एक था मरीन इंजीनियरिंग. नॉलेज मेरे को भी नहीं था, नाम सुन के अच्छा लगा था. तो बस फिर बाद में रिसर्च दोनों के बारे में जब थोड़ा डीप रिसर्च किया तो मरीन में ज़्यादा स्कोप लगा, क्योंकि मिनरल्स ख़त्म हो रहे हैं बेसिकली, और पानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला ना. तुम लोग हमेशा डेली अमेज़ॉन से ऑर्डर आते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होना ही है हमेशा. लोग हमेशा शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट करते हैं. तो उनका घर ट्रांसपोर्ट करने में, उनका घर के सामान ट्रांसपोर्ट करने में मरीन इंजीनियर ही काम आने वाले बेसिकली. तो इसलिए मैं मरीन इंजीनियरिंग चुना, और इंडिया में काफ़ी कम है तो स्कोप भी बहुत है. तो अभी आपने कहा कि आपने ऐसा रैंडम गूगल करके आपको नाम अच्छा लगा इसलिए मरीन में गए. बट राइट नाउ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने सही चूज़ किया है, सही फील्ड चूज़ किया है, या फिर अभी भी गूगल को गाली दे रहे हो? गाली देने का तो बात नहीं है, पर कैसा था कि मेरे को फर्स्ट चॉइस मरीन मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं. तो अभी फर्स्ट ईयर करंटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. सेकेंड ईयर में आई विल ट्रांसफर टू मरीन इंजीनियरिंग. वो भी कंडीशनल है, इफ़ आई स्कोर अबाउट 60%. सो वो तो हो जाएगा, उतना अभी पढ़ाई कर रहा हूँ. 12th में थोड़ा कम हो गया था मेरे से, तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं. तो अभी नहीं, मतलब सब जो सीनियर्स को देखता हूँ वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, इधर नाम का बैज, इधर एम्यूलेट्स वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है. और मेरी यूनिवर्सिटी है, बाकी के भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, डिज़ाइन का कॉलेज है, आर्किटेक्चर ये वे सब है. पर हम लोग का जो स्टूडेंट्स है ना, बाकी सब लोग कुछ भी पहन के जा सकते हैं कॉलेज, हम यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे. और वो यूनिफॉर्म पहनने में ना होता है, हर यूनिफॉर्म का एक बात रहता है कि हाँ भाई प्राइड है, मज़ा आता है यूनिफॉर्म पहनने में, टाइप वाला बात रहता है. तो वो नहीं, गूगल को गाली देना तो ठीक है. तो देखो अभी तुमने कहा जो इसने कहा ना कि यूनिफॉर्म का अपना एक वाइब होता है. मतलब हमने भी देखा है, मतलब मेरा एक रिलेटिव है वो IPS है. तो मैंने भी उनसे कभी पूछा था कि वाई डिडंट यू बिकम IPS क्यों बने आप? तो आई एम सो सॉरी. तो उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म का अपना एक अलग ही जज्बा होता है. यूनिफॉर्म जब आप पहनते हो तो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ प्राइड होता है. तो यस, इसमें भी ऐसा ही है. बट अब मुझे आप ये बताओ कि कौन से यहाँ पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर मरीन इंजीनियरिंग हो सकती है, और इसका प्लेसमेंट का क्या कैसे है, प्लेसमेंट कितना फास्ट होता है? ओके, सो बेसिकली इंडिया में करंटली
अगर डिग्रीज़ की बात करने जाए तो 4 डिग्रीज़ है जो टॉप में माने जाते हैं. सो फर्स्ट 2 आर एक लेवल पे, इट इज़ BSc नॉटिकल साइंसेस एंड BTech इन मरीन इंजीनियरिंग. देन उसके बाद आता है BSc इन शिप रिपेयर एंड शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर. तो थोड़ा लो ग्रेड का कोर्स है पर अच्छा है, मतलब मरीन ऐसा कुछ नहीं है. एंड देन BTech में सेकेंड इज़ BTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग. ये एक कोर्स है. तो ऐसे 4 बेसिकली कोर्सेज है. और इसको जो बॉडी ऑर्गेनाइज, जो मेन बॉडी है दैट इज़ IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. इट्स लोकेटेड इन चेन्नई एंड बहुत सारे ब्रांचेस है. तो चेन्नई वाला फर्स्ट है, मतलब सब जो डिग्रीज जाती है वो चेन्नई के थ्रू जाती है सबको. एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत है. वैसे इन महाराष्ट्र देखा जाए तो महाराष्ट्र में BTech में IMU कैंपस बोलते हैं, जो IMU का कैंपस रहता है वो नहीं है, एक ही है. IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. अच्छा, तूने बताया. हाँ, तो IMB जैसे होता है इंडियन मैरीटाइम बोर्ड, वैसे IMU भी होता है. हाँ, जैसे क्योंकि जो ये है एजुकेशनल सिस्टम जो है मरीन इंजीनियरिंग का, वो अलग ही चलता है. अच्छा, इट इज़ नॉट लाइक गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है. मतलब कैसे Parallel होता है कि जैसे अभी मैंने इंजीनियरिंग कर ली किसी कॉलेज से, तो मेरे ऊपर एक एजुकेशनल बॉडी आएगी, जैसे कि महाराष्ट्र हायर, हाँ, तो वैसे है. पर मरीन में वैसे नहीं होता. मरीन में डायरेक्टली यू रिपोर्ट टू अ गवर्नमेंट बॉडी. कॉलेजेस एक गवर्नमेंट बॉडी को रिपोर्ट करते हैं. आप जैसे एडमिशन लेते हो आपको एक नंबर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. तो उसमें एक बात बहुत चीज़ पॉजिटिव है इसमें कि पैसे देके इन्फ्लुएंस लेके इसमें एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि आपको सीधा गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करके उनसे एडमिशन लेनी होती है. तो ये नहीं होता. महाराष्ट्र में वैसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है. एक समुद्र इंस्टीट्यूट करके, मेरा खुद का मैनेट, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल आर्किटेक्चर एंड नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. देन एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत अच्छे मोस्टली सब पुणे, अराउंड पुणे लोनावला में लोकेटेड है. पता नहीं क्यों उधर लोकेटेड है, कोर्स नहीं है, कुछ नहीं. पर बाकी आप अगर कॉलेजेस देखने के, चेन्नई में बहुत अच्छे कॉलेज है. मेरे लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस था चेन्नई का एक कॉलेज, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, या फिर IMU चेन्नई. और देखे जाए तो मरीन का कोर्स है तो आपको कोलकाता से लेके गुजरात पूरे कोस्ट लाइन में कॉलेजेस मिलेंगे अच्छे वाले. चेन्नई पे इसलिए वापस चेन्नई बोल रहा हूँ, फोकस करना, क्योंकि जो नेवी का जो हेडक्वार्टर्स है, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर्स, वो भी चेन्नई में ही लोकेटेड है. तो नेवल जो है स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत अच्छा है वैसे. सो नाउ टेल मी कि जैसे आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे, कौन से कॉलेजेस है. अब मुझे ये बताओ कितने साल का कोर्स होता है मेरे मरीन इंजीनियरिंग, और कितने पैसे खर्च होते हैं. मतलब एक 4 इयर्स का कोर्स है शायद. हाँ, 4 years. तो 4 साल में कितने पैसे खर्च होते हैं, कितनी फीस लगती है. सो मैं मेरा कॉलेज का बताता हूँ. सो मरीन इंजीनियरिंग में आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है. आप अगर यहाँ पे क्लास ले रहे हो, बगल में रहते हो, आपका घर बगल में, फिर भी आपको हॉस्टल में ही रहना है कॉलेज की, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है. बेसिकली सुबह 6:30 उठो, ये सब तो प्रॉपर कॉलेज का रूटीन रहता है, पर स्ट्रिक्ट रहता है. हॉस्टल कंपलसरी होता है. देन आपको यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ता है. आपका जो वाइट यूनिफॉर्म के 3-4 सेट्स मिलते हैं. बाद में इंजन रूम का सेट मिलता है जिसको वो मेंटेन करना पड़ता है. जैसे 5-6 यूनिफॉर्म मेंटेन करने पड़ते हैं. लॉन्ड्री कंपलसरी होता है आपको, इन कैंपस लॉन्ड्री हम लोग को है. तो फिर देन ऑल अराउंड एजुकेशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, मेस का फ़ीस, यूनिफॉर्म का फ़ीस, लॉन्ड्री का फ़ीस, सब मिला के अराउंड 18 to 20 लाख रुपए 4 साल में आपके खर्च होंगे. बट इट इज़ वर्थ दी खर्चा, बिकॉज आपको देन पैकेज भी उतना ही अच्छे से मिलता है. क्या पैकेज होता है. सो फर्स्ट ईयर आप जैसे ही फाइनल ईयर निकलोगे बाहर, आपको 1 साल का कैडेट ड्यूटी करना पड़ता है. कैडेट के बाद जैसे मैंने बोला 2 साइड्स रहते हैं, इंजीनियर और टेक. अभी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम इंजीनियर साइड पे जाएंगे. देन 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, देन चीफ इंजीनियर, ऐसे पोस्ट रहता है. तो जो कैडेट पे पोस्ट रहता है दैट स्टार्ट्स अराउंड $800 एंड रेंजेस टू $1,200. और मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट आई एम 95% श्योर कि इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि डॉलर्स में आ रहा है तो इनकम टैक्स नहीं लगता है. डायरेक्ट जो आएगा वो सीधा बैंक में जाएगा, पूरा खर्च कर सकते हैं. शुरुआत जो होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम, जैसे इन्हें बताया कि $800 मतलब 64,000 के आसपास से शुरुआत करोगे आप. एंड द सैलरी गोज टिल 8.5 lakhs. आई हैव फ्रेंड्स जो मरीन इंजीनियर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनकी 8.5 लाख से लेके 6.5 लाख से 8.5 लाख तक की मंथली पैकेज होती है. सो बहुत सारा पैसा कमाना है. और अगर आप होम सिक नहीं हो देन यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज इसमें कैसा होता है कि आपको 6 महीना, एटलीस्ट 6 महीने आपको शिप पे रुकना पड़ता है. ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बहुत सारे पैसे कमा के इनिशियल ईयर्स में, और बाद में उसको इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. इनिशियली आपको पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, व्हाट इज़ योर पैकेज. अगर आपको लगता है कि आपने जो सोचा है उससे दूसरा कुछ करना है, तो यू कैन थिंक वन ऑफ, ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कि आप मरीन इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर सकते हैं. ठीक है,
तो फाइनली आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब कैसा लग रहा है, मतलब पढ़ाई कैसी है, डिफ़िकल्ट है? पढ़ाई तो है क्योंकि 12th के पहले भी आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स क्लियर करने हैं सिर्फ मरीन में जाने के लिए. सो फर्स्ट इज़ उनका खुद का एग्ज़ाम रहता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ IMU CET. Tell us right from beginning, like after 12th standard what? हाँ, तो 12th में JEE के मतलब CBSE के पोर्शन से प्रिपेयर कर लो जो आप JEE के लिए पढ़ते हो, क्योंकि CET है थोड़ा कम है JEE से. तो CET के पोर्शन से प्रिपेयर आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है. देन IMU CET उनका खुद का CET रहता है, वो आपको देना पड़ता है. उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज, ये 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं. मैथ्स और फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. मैथ्स और फिजिक्स ज़्यादा मार्क्स का रहता है. केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन रहता है, 15 to 10 क्वेश्चन रहता है. केमिस्ट्री है इंपॉर्टेंट है, पर आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा. फोकस ऑन फिजिक्स. हाँ, फिजिक्स ज़्यादा, फिजिक्स और मैथ्स ज़्यादा, क्योंकि आगे जाके 4 साल आपको फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ना है बेसिकली सब चीज़ों का. देन वो हो गया. देन उसमें आपको 10,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया 10,000 स्टूडेंट्स का रैंक निकलता है, 1 to लेके 10,000 तक. मेरा रैंक था 10,000 सीट्स होते हैं. सीट्स होते हैं पर आगे के भी लेते हैं, पर जो मेरिट लिस्ट लगती है वो 10,000 बच्चों की लगती है. और टोटल 1.5-2 लाख बच्चों में 10,000 बच्चों का लिस्ट निकलता है. मेरा रैंक था 1772 ऑल इंडिया रैंक था. हाँ, तो पर मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा PCM एग्रीगेट थोड़ा कम निकल गया. 70% चाहिए रहता, मेरा कम निकला 2%. अभी वो फिर भी 60% ला के रख दिया है PCM एग्रीगेट. PCM आपको 60% से ज़्यादा लाना पड़ेगा. वो हो गया मेरा. उसके वजह से मेरे को मैकेनिकल करना पड़ा. देन सेकेंड ईयर ट्रांसफ़र हो जाऊँगा, ये हो गया. देन आपको हेल्थ, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप. स्पेक्स नहीं चलते, निकाल सकते हैं स्पेक्स, सब है निकाल सकते. मेरा भी बहुत नंबर है, तो स्पेक्स नहीं चलते. हाँ, डू अ सर्जरी और फिर वो लेसिक ठीक हो जाएगा. हाँ, तो फिर चश्मा 1 हफ्ते का प्रोसीजर रहता है करीब. वो भी देन चश्मा नहीं चलता. आपको फुल बॉडी हेल्थ एंड फिटनेस चाहिए. 10-15 बार ब्लड चेकअप कराते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स देते हैं, वो सब कराते हैं. देन पूरा जो नॉर्मल टोटल मतलब 8 to 10,000 रुपीज़ का सिर्फ हेल्थ चेकअप ही होता है इनका. और वो भी आप किसी भी डॉक्टर से नहीं करवा सकते. जो गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्टर्स है, उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आप उनके पास जाके करवाना पड़ता है आपको. वो सारे टेस्ट, ईयरिंग टेस्ट होता है. बट दिस इज बिफोर यू लाइक गेट. हाँ, एडमिशन के पहले, मतलब बीटेक एडमिशन के पहले ये सब. अच्छा. हाँ, मतलब जॉब से पहले नहीं, एडमिशन के पहले. जॉब से पहले तो करना ही पड़ेगा, बट तभी रहेगा आपके पास, क्योंकि तब आप भी मैच्योर हो गए होते हैं केस के बाद. देन आपको पासपोर्ट चाहिए. तो बेसिकली 4 मैंने आपको बोले कि 12th PCM लेना है. PCM में 60+ स्कोर करना है. 60+ एम मत रखो, 90+ रखो, तब जाके 70+ आएगा आपको. तो ये हो गया. देन पासपोर्ट चाहिए, हेल्थ चेकअप चाहिए और IMU CET का रैंक चाहिए. अच्छा, IMU CET हो जाता है क्रैक. CET और JEE के बीच में थोड़ा टफनेस लेवल है दोनों का, मिड बैंड. हाँ, CET थोड़ा सा डिफिकल्ट और JEE से थोड़ा सा. तो ये हो गया. देन उसके बाद भी 2 स्ट्रीम मिलता है आपको. BSc डिग्री कर लो 3 साल का, या बीटेक डिग्री कर लो. सो BSc डिग्री में शिप चलाना, शिप कौन से रूट से लेके जाना है, वो स्टॉर्म्स वगैरह देख के, मेरे को भी इतना पता नहीं उसके बारे में, कभी मैंने रिसर्च नहीं किया क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग करना था. BSc 3 साल का कोर्स है. और अभी फ़िलहाल BSc में बहुत ज़्यादा स्कोप है. मेरे कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर में 120 बच्चे हैं और बीटेक फर्स्ट ईयर में सिर्फ 17 है, 17, सिर्फ 17 बच्चे. इतना ज़्यादा स्कोप करंट है. पर अभी मेरा क्या मेंटालिटी है, मेरा क्या थिंकिंग है कि ह्यूमन लेस शिप्स आ गए. इतने बड़े बड़े शिप्स होते हैं. अभी शिप इंजीनियर क्यों, सिर्फ इंजन ठीक करने के लिए आपको डिग्री क्यों लेनी है? एक शिप बताता हूँ, ये जो अपना यहाँ पे टर्निंग है, ये इस साइड में, उस साइड से लेके सूरज वाटर पार्क का जो दीवार है, उतना बड़ा एक शिप रहता है. हाँ, यस. और इंजन जो रहता है वो टर्निंग से लेके इस बिल्डिंग के एंड तक उतना बड़ा सिर्फ इंजन रहता है, ऑलमोस्ट 200 मीटर. हाँ. तो मतलब अभी आपका बाइक खराब हो गया, स्कूटी, आप किसी के पास भी जाके ठीक करवा सकते हो. पर इसमें नहीं होता ना. इसमें आपको प्रॉपर क्या, इतना बड़ा इंजन है, तो इतना ज़्यादा खर्चा भी लगेगा सीखने को. इंजन ठीक कैसे करना है, इंजन मेंटेन कैसे करना है, वो हो गया. जैसे मैंने बोला BSc कौन सा रूट लेके जाना है, कितना पेट्रोल डालना है, वो सब उसमें भी बहुत ही है. उसमें क्योंकि मैंने मेरे बैचमेट से सुना है, सीनियर सुना है कि आपको क्लाउड्स के शेप सिखाए जाते हैं. ये क्लाउड का शेप कैसा है, वो क्लाउड का शेप कैसा है, आपको इस डायरेक्शन वाले क्लाउड में जाना है, क्योंकि चारों तरफ पानी है. आप दुकान का नाम लेके इधर से राइट लेन नहीं बोल सकते. और गोल वाले बादल से घूमना. हाँ, वही यही होता है बेसिकली. ये क्लाउड है, बहुत टेक्निकल है, मेरे को इतना पता नहीं उसके. देन अगेन बीटेक में जाओ तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग इज़ हाउ टू मेंटेन अ शिप्स इंजन. इतना बड़ा इंजन है तो आपको खर्चा भी उतना ही करके उसको सीखना पड़ेगा कि इंजन को मेंटेन कैसे करना है, क्या करना है. सो अगर लाइक एक इंजन का जो पावर रहता है हॉर्स पावर में गिना जाता है. अभी जो शिप का इंजन है दैट कैन पावर अराउंड लाइक मेरे हिसाब से
2 से लेकर 2,500 कार्स को आराम से पावर कर सकता है वो, इतना इंजन बड़ा है। देन ये 2 साइड्स हो गए। देन आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेते वक्त भी देन आपका फॉर बॉयज़ के लिए क्लीन शेव्ड, हेयर कट सब प्रॉपर चाहिए। दाढ़ी अलाउड नहीं रहता है डिग्री में। बाल भी इतने से, मतलब वो कैप पहनने के बाद आपके बाल नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे, तो पूरा ये बाजू से कट। मेरा ये हाल नहीं है क्योंकि मैं अभी करंट में इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिकल पढ़ रहा हूँ। सेकंड ईयर में मेरा भी वही हाल हो जाएगा। क्लीन शेव, फुल थ्रू आउट, बॉडी फिट चाहिए, हेल्दी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह बहुत रहते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर है। देन आप जाते ही आपका इंटरव्यू, एडमिशन के पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपको पास करना पड़ता है। देन हेल्थ चेकअप, हेल्थ रिपोर्ट्स दे दो, वो क्लियर कर देंगे, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। देन अभी 11th कौन सा स्टैंडर्ड में तुम लोग? एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स? हाँ, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स मतलब मेजॉरिटी गर्ल्स हो रही है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे करीब 1:100 का रेशियो, 1 लड़की 100 लड़के। द प्रॉब्लम इज हाँ। घर से बाहर रहना। प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? मोस्टली 6 महीना लड़कियों को बाहर नहीं छोड़ते हैं। मतलब वी आर इनटू पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो यहाँ पर ऐसा है, सो करते हैं। मतलब आप किसी और को सजेस्ट कर सकते हो, आपके घर में कोई रहेगा, आपको भले कुछ और करना होगा, नीड चाहिए जो भी है। सो द होल ये इसमें से ये निकल रहा है कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो हमको सारी चीज़ें इन्होंने बताया अभी ईशान ने। और इसके अलावा वी विल कीप ऑन कॉलिंग आवर एक्स स्टूडेंट्स। अभी वी हैव अ स्टूडेंट लाइक सचिन सर डॉटर, सचिन सर की बेटी, शी हैज़ डन मास्टर्स इन आफ्टर, लाइक उसने ये किया ना पहले बी फार्मेसी करने के बाद भी उसमें मास्टर्स किया है। और उसमें भी जो स्पेशलिटी होती है, लाइक शी इज़ इनटू इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब जो मशीनें, दवाइयाँ बनाना तो अलग हो गया, बट दवाइयों को बनाने वाली मशीनें बनाना, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। हम लोग बहुत टाइम पर अनअवेयर रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के बीच में झूलते रहते हैं, बाद में जाके बीएससी में चले जाते हैं। तो उसके बीच में बहुत कुछ है। सो विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दिस एंटायर 12th स्टैंडर्ड, जब तक आप अपना जेई दोगे, निट दोगे, और आपका मन कहीं भी बदलता है कि यार नहीं कुछ और ही कर लेते हैं। ऐसा होता है। देखो आप पूरा, मैं आपको कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ना आप अपना मन मतलब हटा दो कि आप निट करना तो निट करो, अपना 100% दो, 110% दो। बट अगर आपको कहीं लगता है कि यार ये यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जब आपके कंट्रोल से बाहर वो चीज़ें चली जाएंगी, देन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस देयर कि आप ना उससे बेटर कर लोगे, मेडिकल से, इंजीनियरिंग से हट के कुछ कर लोगे, कुछ बड़ा कर लोगे, एंड यू माइट बी अर्निंग मोर देन अ डॉक्टर एंड माइट बी मोर देन अ इंजीनियर। सो बहुत टाइम पे जो रास्ता सब लेते हैं उसको छोड़ के कोई अलग रास्ता पकड़ना भी बहुत यूज़फुल होता है। सो आई एम गोइंग टू कॉल ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई एक्स स्टूडेंट जिन्होंने अलग रास्ते लिए हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद इंजीनियरिंग, सारे के सारे इंजीनियर बन रहे हैं, सारे के सारे। मैं नहीं कह रहा हूँ इंजीनियर को काम नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस जब से आया है बहुत सारे इंडियंस को काम मिलना स्टार्ट हो गया है, इंडिया एंड अब्रोड। बट हाँ, ये कंप्यूटर साइंस के बारे में बात किया, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, मेरा पापा खुद एक कंप्यूटर साइंस फील्ड में काम करते हैं, पर अभी जो है आपको बहुत कंपटीशन है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बच्चे को देख रहा हूँ 3-3 लाख रुपए पर ईयर के सैलरी पे जा रहे हैं। 3 लाख एक साल में क्या करोगे तुम? मतलब एक अकेले रह रहे हो, छोटे से घर में रह रहे हो, फिर भी 3 लाख एक साल का बहुत कम है। मतलब कितना 3/12 0.4 आता है, 40,000 महीना। उसमें भी आपका वो टैक्स कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, तो ख़त्म। आपका हाथ में 20-25 हज़ार आ रहा है, उसमें आप अकेले रह के भी आपका नहीं। अभी सब है, सबके पास एक फ़ोन है, सबको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट का कितना इस साल का मेरा 2,000 रुपये का इंटरनेट का पैक है, पापा भरते हैं। बाद में देन घर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो, खाने का खर्चा, सबको पार्टी करने जाना है उसका खर्चा तो है। सीएस में बहुत कंपटीशन है, इसलिए मैंने चुना कि सीएस नहीं करना है। क्योंकि मेरे कॉलेज में सीएस में 1200 एडमिशन्स हुए। 1200 एडमिशन एक कॉलेज में, ए से लेके यू तक डिवीजन से, ए डिवीजन से लेके यू डिवीजन तक। उसमें सिर्फ 7 to 8 डिवीजन्स नॉन सीएस डिवीजन से, बाकी सब डिवीजन सीएस डिवीजन से। और अभी सीएस भी करना है तो सीएस में भी बहुत अलग छोटे छोटे ऑप्शन है। ब्लॉकचेन सुना है? एनएफटीज, ब्लॉकचेन्स, देखो सीएस सबको करना होता है, पर ये छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ें जिसमें आप स्पेशलिटी कर सकते हो वो नहीं पता होता। जैसे सर ने बोला कि सर बुलाएंगे, हाँ, तो बड़े फील्ड में यूनिक रास्ता चुनो आप। मतलब 1200 में से 3 बच्चों का अलग डिवीजन बनना चाहिए, ये एम रखो और करो। और क्या बोलो? करेक्ट। जैसा अभी कहा ना कि सीएस में देखो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर एबिलिटीज़। वी हैव सीन लॉट ऑफ डॉक्टर्स, हमारे आसपास बहुत डॉक्टर रहते हैं, लेकिन आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अच्छा है, और वो डॉक्टर का अच्छा होना उसका टैलेंट है। ये अच्छा इंजीनियर है,
वो भी आपका ही टैलेंट है। बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे निकलते हैं। वाई गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वाई ही रीच दैट टिल दैट पोजीशन, टैलेंट था। इट इज़ प्योर टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है, मेरे स्टूडेंट कुछ BSc बच्चे भी BSc IT करके दे आर इन लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। टैलेंट था। इंजीनियर्स लोगों ने पीछे कर दिया, मतलब जो BECS थे उनको पीछे करके BSc IT के बच्चे मेरे फॉरेन में पढ़े हुए हैं सब, बिकॉज वो टैलेंट होता है। तो आपका टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा। पढ़ाई डेफिनेटली आपको हेल्प करती है चूजिंग द राइट पाथ, और उसके बाद आपके अंदर का टैलेंट, आपका जो डेडिकेशन आपके काम की तरफ, वो आपको बड़ा बनाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।